वेलकम टू एडुरेव। चलिए, आज एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चैप्टर समझते हैं, मेरे संग की औरतें, जिसे लिखा है मृदुला गर्ग ने। ये उन औरतों की कहानी है जिन्होंने समाज की बनाई परंपराओं की जंजीरों को तोड़कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है सबके लिए। अपने परिवार में, अपनी फैमिली में उस इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा अपने दिल की सुनता है, थोड़ा सा जिद्दी है, अ लिटिल डिफरेंट, पर है ना सबसे कूल। उनका नाम अपने जहन में रखेगा क्योंकि इस कहानी में ऐसे कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मुलाकात होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम मिलेंगे लेखिका के अनोखे परिवार से, उनकी नानी के आज़ादी के सपने को जानेंगे, उनकी माँ की अलग पहचान को समझेंगे, परदादी के अनोखे व्रत, और फिर 5 जिद्दी बहनों की कहानियों में डुबकी लगाएंगे, और आखिर में पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। तो ये कहानी है लेखिका के परिवार की औरतों की। ऐसी औरतें जिन्होंने कभी भी समाज के बनाए कायदे कानून को आंख बंद करके फॉलो नहीं किया। उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थीं। तो इस अनोखे परिवार में हमारी पहली मुलाकात होगी लेखिका की नानी से। और खास बात पता है क्या है? लेखिका उनसे कभी मिली ही नहीं, पर उनकी कहानी ने उन पर इतना गहरा असर डाला क्योंकि उनकी नानी की जिंदगी में आज़ादी का एक खुफिया सपना था। अब देखिए, यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थी नानी, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल, अनपढ़ और हमेशा पर्दे में रहने वाली औरत थी, और दूसरी तरफ थे नाना जी, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए बैरिस्टर, जिनका रहन सहन बिल्कुल वेस्टर्न था, एकदम पक्के साहिब। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। अपनी मौत से ठीक पहले नानी ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो पर्दे से बाहर आईं और अपने पति से नहीं, बल्कि उनके दोस्त फ्रीडम फाइटर प्यारेलाल शर्मा से एक वचन लिया कि वो उनकी बेटी के लिए कोई अंग्रेजों का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी तरह का आज़ादी का सिपाही ढूंढेंगे। जस्ट इमेजिन, उस जमाने में ऐसी बात कहना कितनी कितनी बड़ी हिम्मत का काम रहा होगा। तो नानी की इस आज़ादी की चाह का असर उनकी बेटी यानी लेखिका की मां पर कैसे पड़ा, चलिए देखते हैं। ये लेगेसी आगे बढ़ी और लेखिका की माँ, वो बिल्कुल भी एक टिपिकल इंडियन मदर जैसी नहीं थी। पता है, उनकी सास यानी लेखिका की दादी उनके बारे में ये कहती थी, मतलब इतनी नाजुक कि उनसे खड़ी की साड़ी तक नहीं संभलती थी। घरेलू काम तो दूर की बात थी, उनका ज्यादातर वक्त या तो किताबें पढ़ने में या म्यूजिक सुनने में गुजरता था। तो सवाल उठता है कि अगर वो ऐसे थीं, तो घर में उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों थी? इसके पीछे थी उनकी 2 खास क्वालिटीज। पहली, उनकी ऑनेस्टी, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी, वो किसी का सीक्रेट कभी किसी दूसरे को नहीं बताती थी, और इसीलिए वो घर में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि सबकी राजदार, एक एडवाइजर बन गई थी। और उनका ये जो तरीका था ना, इससे एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है, निजात्व, मतलब इंडिविजुअलिटी। उन्होंने घर में सबको अपनी पर्सनल स्पेस दी, अपनी प्राइवेसी दी। सोच के देखिए, उस जमाने में एक ऐसा घर जहां कोई किसी दूसरे की चिट्ठी नहीं खोलता था। अमेजिंग, राइट? अच्छा, अभी तक हम नानी और मां से मिले, लगा ना कि काफी अनकन्वेंशनल थे। जरा रुकिए, अब सीन में एंट्री होती है परदादी की, और मैं बता रहा हूं, ये सबसे 2 कदम आगे थीं। इनके शौक तो बिल्कुल ही अलग थे। अब ये जो बात है ना, इस पर खास ध्यान देना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा जमाना जहां सब लोग वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा मांगते थे, उस दौर में परदादी मंदिर जाकर क्या मांगती हैं? एक लड़की। अपनी पतोहू के लिए पहली औलाद एक बेटी मांगती हैं, और चोरी छुपे में पूरे ढोल नगाड़े के साथ, सबको बताकर। इमेजिन द शॉक। और उनकी लाइफ का सबसे फेमस किस्सा तो एक चोर के साथ जुड़ा हुआ है। एक रात घर के सारे मर्द बारात में, घर में सिर्फ औरतें, और तभी एक चोर घर में घुस आता है। आहट हुई, परदादी की आंख खुली। अब कोई और होता तो क्या करता? चिल्लाता, डर जाता। पर परदादी, उन्होंने बड़े आराम से चोर से कहा, जाओ कुएं से एक लोटा पानी ले आओ। फिर वो पानी पिलाकर कहती हैं, आज से हम माँ बेटे, अब तेरी मर्जी, चोरी कर या खेती। बस एक लाइन ने उस चोर की पूरी जिंदगी बदल दी। तो ये जो रेबेलियन की, अपनी मर्जी से जीने की लेगेसी थी, ये यहां खत्म नहीं हुई। अब पिक्चर में आती हैं लेखिका और उनकी 4 बहनें, जिन्होंने इस सिलसिले को पूरी शान से आगे बढ़ाया। और लगता है भगवान ने परदादी की दुआ कुछ ज्यादा ही दिल से सुन ली। 1 नहीं, 2 नहीं, लाइन से 5 बेटियां, और उसके बाद एक भाई, और हर बहन एक से बढ़कर एक जिद्दी,
अपनी धुन की पक्की। अब इनकी जिद के भी अलग अलग लेवल थे। जैसे रेनू को ही ले लीजिए। एक दिन भयानक बारिश हो रही थी, स्कूल बस नहीं आई, तो वो ये चेक करने के लिए कि कहीं छुट्टी तो नहीं है 2 मील पैदल चलकर स्कूल चली गईं। और चित्रा तो और भी आगे थी। उन्होंने अपना पति खुद चुना और लड़के से पहले ही मीटिंग में क्या कहा, सुनो मैं जो सोच लेती हूं ना वो होके रहता है। व्हाट कॉन्फिडेंस। तो इतनी सारी कहानियों के बाद इस पूरे चैप्टर का इसका कोर मैसेज क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसको आसान शब्दों में समराइज करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख कि ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं है। अपनी आइडेंटिटी, अपना निजत्व जिंदा रखना और लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना, यही असली फ्रीडम है। ये पूरा चैप्टर एक वुमेन के स्ट्रॉन्ग विल पावर का, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और चैप्टर की जो आखिरी लाइन है ना, रेनू के उस अकेले बारिश में पैदल जाने वाले सफर के बारे में, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। ये लाइन ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है, अ प्योर एसेंस, कि अपने धुन में अपने रास्ते पर अकेले चलने का जो सुकून है, जो मजा है, वो भीड़ के साथ चलने में कभी नहीं मिल सकता। तो आई होप इस चैप्टर का ये विश्लेषण, ये एनालिसिस सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और चैप्टर्स को इन डेप्थ समझना है, उसके नोट्स चाहिए, वीडियो लेसन्स चाहिए, तो अभी एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।